डिस्प्ले पे स्क्रैच है, आपका डिस्प्ले मतलब इसमें उससे कोई दिक्कत नहीं, फुटवा रहा है साफ साफ, कैमरा पे नहीं ना है, आगे वाला से मतलब नहीं है, पीछे। चलिए अलग, जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 क्वेश्चन बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। यदि किसी विद्युतीय परिपथ से लिखेंगे, यदि किसी विद्युतीय परिपथ से, यदि किसी विद्युतीय परिपथ से 20 एम्पियर की धारा, यदि किसी विद्युतीय परिपथ से 20 एम्पियर की धारा, 20 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है, 20 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है, 20 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान, तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें, तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें जब चालक का प्रतिरोध है, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें जब चालक का प्रतिरोध है, जब चालक का प्रतिरोध 100 ओम हो, जब चालक का प्रतिरोध 100 ओम हो, तो बताइए करंट कितना एम्पियर का है? 20 एम्पियर। कितना समय तक प्रवाहित हो रहा है? 2 मिनट। तो ध्यान देंगे, मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, ठीक है। 2 मिनट है, 60 से गुना कर दिए तो 120 सेकेंड हो गया। अब सारा ये सही मात्रक में है, ये गिवन डाटा है बालक। आपसे पूछा गया कि उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए, तो H बराबर याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे कि I² होता है। मतलब ये जो अभी गिवन डाटा है इसके हिसाब से करंट मेरे पास है, समय है और प्रतिरोध है, तो ये फॉर्मूला का प्रयोग करके उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि उत्पन्न ऊष्मा और H बराबर I²RT। सबसे पहले आपको मात्रक चेक कर लेना होगा, मात्रक सही होगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 20 है, 20 का स्क्वायर, प्रतिरोध है आपका 100 ओम, और इसके बाद समय है आपका 120, 120। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका स्क्वायर कितना होगा? 400, ये 100 है और ये 120। अब 12 में 4 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 48। को जीरो है, काउंट करो बालक, 2 2 4 1 5, 10 के पावर 5, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। हो तो गया। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चालक से 20 एम्पियर का करंट 120 सेकेंड तक प्रवाहित होता है और उसका प्रतिरोध 100 ओम है, तो कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा? तो 48 गुना 10 के पावर 5 जूल। चलिए बनाइए तो इसको। और ये भी याद रखेंगे, कभी कभी कैलोरी में भी आंसर पूछ देता है, तो अगर जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए कर रहे हैं तो आप 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब कहा जाए कि जूल को कैलोरी में चेंज कीजिए तो हम क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछ रहा है, वो भी कैलोरी में। तो कैलोरी में निकालने का तरीका क्या? अब इसी को कोई कैलोरी में कहेगा निकालिए, क्या करेंगे? 4.2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कीजिए तो कैलोरी में आ जाएगा। हो गया बालक, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, दो बल्ब लिखेंगे,
दो बल्ब जिन पर 220 वोल्ट, दो बल्ब जिन पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट, 220 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 220 वोल्ट तथा 100 वाट हो गया। एवं कर लेंगे, एवं ध्यान देंगे 220 वोल्ट 100 वाट एवं 220 वोल्ट तथा 60 वाट, 220 वोल्ट तथा 60 वाट अंकित है, 60 वाट अंकित है। आप मान लीजिए बल्ब खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है कितना वाट है, कितना वोल्ट है, ठीक है। तो दो बल्ब लिया गया है जिस पर लिखा हुआ है, अंकित होना मतलब लिखा हुआ होना, तो उस पर लिखा हुआ है कि ये भाई 220 वोल्ट है और 100 वाट का है, ये 220 वोल्ट है और 60 वाट का। यही हम लोग लिखे हैं कि दो बल्ब जिन पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट एवं 220 वोल्ट तथा 60 वाट अंकित है, अतः इन्हें विद्युतीय परिपथ में समानांतर क्रम संयोजन में, अतः इन्हें विद्युतीय परिपथ में समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। अतः परिपथ से या स्रोत से, अतः परिपथ से या स्रोत से ली गई धारा का मान, परिपथ से या स्रोत से ली गई धारा का मान ज्ञात करें, परिपथ से या स्रोत से ली गई धारा का मान ज्ञात करें, परिपथ से या स्रोत से ली गई धारा का मान ज्ञात करें। हो गया बालक। तो देखिए क्या कह रहा है, समझते हैं इसको। यहां पर दो बल्ब है, गिवन डाटा में। तो मानिए कि एक बल्ब 1 है और इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट और पावर है 100 वाट, और एक दूसरा बल्ब है और इसका वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर है 60 वाट। अब कह रहा है कि दोनों को समानांतर क्रम संयोजन में जोड़ दिए है परिपथ में, ठीक है, जैसे ही दोनों जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर परिपथ से कितना करंट लेगा बताइए। तो क्या करेंगे, इसका भी करंट निकालेंगे, इसका भी करंट निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको निकालना होगा कि ये कितना करंट यूज करता है और ये कितना करंट यूज करता है। तो इसका करंट I1 निकाल लीजिए, इसका करंट I2 निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा वाला। चलिए तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। क्या, हाँ ये वाला लिख लिए ना, गिवन डाटा लिख लीजिए, इसके नीचे लैंग्वेज हम बोलने वाले हैं, इसके नीचे लैंग्वेज लिखना होगा। तो यहाँ पर दो पावर दिया है और दो वोल्टेज दिया है, तो वोल्टेज का तो वैल्यू सेम ही दिख रहा है हमको, ठीक है। अगर नाम देना हो तो आप दे सकते हैं कि सर ये V1 P1 है और ये V2 P2 है। तो वोल्टेज तो सेम है और अल्टरनेटिंग करंट के लिए 220 से 240 हम लोग लेते ही हैं। लिखा जाए, इसके नीचे लैंग्वेज लिखेंगे, चूंकि दोनों बल्ब लिखेंगे, चूंकि दोनों बल्ब स्रोत के साथ, चूंकि दोनों बल्ब स्रोत के साथ समांतर क्रम में, चूंकि दोनों बल्ब स्रोत के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं,
समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः पहले बल्ब से प्रवाहित धारा, अतः पहले बल्ब से प्रवाहित धारा। तो देखिए अभी आपको समझाए हैं कि इससे आप क्या निकाल लीजिए, करंट I1 निकाल लीजिए, इससे क्या निकाल लेंगे, करंट I2, और टोटल कह रहा है कितना करंट लिए हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले बल्ब के लिए मतलब B1 के लिए, बल्ब 1 के लिए, तो ये बताइए P बराबर VI पढ़े थे, पहला का निकाल रहे हैं तो 1 1 लिख दीजिए। तो जब I1 निकालिएगा तो क्या होगा, P1 अपॉन V1, P1 कितना है 100, V1 कितना है 220 है, 0 0 10/22, तो 5/11 लिख दिया जाए एम्पियर। 2 से कटा दीजिए, ठीक है, तो 2 से कटाइएगा तो ऊपर 5, नीचे कितना है 11। अब इसका निकालिए दूसरा बल्ब का, तो अगर दूसरा बल्ब का निकाला जाए बल्ब 2 के लिए, तो इसका सूत्र होगा P2 बराबर V2/2। अब यहाँ पर अगर I2 निकाला जाए तो कितना होगा, P2 अपॉन V2, इसका वैल्यू देख लीजिए, इस 60 वाट दिया है जी, अब 220, 0 0 कितना हो जाएगा 3/11 एम्पियर। अब स्रोत से ली गई कुल धारा टोटल निकालना है, तो यहां अगर टोटल निकालेंगे, यहां लिखेंगे स्रोत से ली गई कुल धारा, तो I बराबर कितना बताइए, I1 प्लस I2, तो I बराबर एगो 5/11 था, एगो 3/11, 5 3 11 एम्पियर हो तो गया। ये दोनों मिलके कितना करंट लेगा, 8/11 एम्पियर। जल्दी बनाइए तो बालक, पहले B1 का निकाल लीजिएगा करंट, फिर B2 का निकाल लेंगे, फिर जोड़ देंगे दोनों को। लास्ट में जाते समय वेट कीजिएगा। हो गया बालक, आगे बढ़ा दिया जाए। हो गया बालक, तो यहाँ पर दोनों को समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा था और आपसे पूछा टोटल करंट बताइए। तो यहाँ दो अलग अलग बल्ब था, लेकिन वोल्टेज दोनों का सेम ही था, और ध्यान देंगे वोल्टेज सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट से देंगे तो 220 से 240 के बीच में रह सकता है। इसके नीचे लिखे तो लिखेंगे अतः स्रोत से ली गई धारा, अतः स्रोत से ली गई धारा, अतः स्रोत से ली गई धारा, स्रोत से ली गई धारा दोनों बल्ब के लिए, दोनों बल्ब के लिए परिणामी है, दोनों बल्ब के लिए परिणामी है। हो गया।
परिणामी मतलब दोनों मिल के उतना लिया है 8/11 जो आप निकाले हैं, नहीं तो अलग अलग हम लोग निकाले ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। यदि, हाँ लिखेंगे, यदि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, लिखेंगे यदि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, यदि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से 4 ओम प्रतिरोधक से 100 एम्पियर की धारा 100 एम्पियर की धारा आधे घंटे के लिए प्रवाहित होती है, 100 एम्पियर की धारा आधे घंटे के लिए प्रवाहित होती है, आधे घंटे के लिए प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें। अभी बनाए हैं जिस तरीके का, याद रखेंगे समय कितना कह दिया, आधा घंटा, आधा घंटा में कितना मिनट, 30 मिनट, तो याद रखेंगे अगर आवर में लीजिएगा तो इतना, मिनट में 60 मिनट, लेकिन हमको किस में चाहिए, सेकंड में। तो मिनट को अगर सेकंड में बनाना है तो क्या करेंगे, 60 से गुना, तो टी बराबर कितना हो गया, 3630 मिनट ना जी, गलती हो गया, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, ठीक है। क्या करेंगे, 30 में 60 से गुना कर देंगे तो 1800 सेकेंड। बना लीजिए, उत्पन्न ऊष्मा का मान कह रहा है, एच निकालना है। अभी बनाए थे इसे हम लोग क्वेश्चन, ये गिवन डाटा में हो गया। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I² RT, I कितना है, 100 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, R 4 है, टाइम आपका 1800, H बराबर 10 के पावर 4, 1800, 18 में 4 से गुना कर दीजिए 72, और 72 पे कितना जीरो, 4 इसके पास है, 2 यहाँ पर है, तो 10⁶। चेक कर लीजिए, तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, 72 गुने 10 के पावर 6 जूल। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, ये 6 नंबर में था ना वाला। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर में लिखा जाए, मतलब इतना ही हार्ड है कि अब से नहीं बन रहा है, क्या रुकना है इसमें, फॉर्मूला लिख लो, घर से बनाना। अगला 7 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, यदि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड, यदि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड, 7 नंबर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, यदि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा, यदि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर, उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर का मान, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करें, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करें, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, प्रतिरोध दिया हुआ है और कह रहा है कि हर सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है,
तो ये आपका पावर हो गया ना जी, जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। तो ये कह दिया ये 100 जूल प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न आप कर रहे हैं, तो ये आपका क्षमता हो गया, पावर हो गया। ठीक है, तो निकालना क्या है जी, विभवांतर निकालना है। तो ये गिवन डाटा में हो गया। अब फॉर्मूला बताइए जिसमें P रहे, V रहे और R रहे। तो P बराबर V² बटा R, पढ़े थे एक सूत्र हम लोग। तो यहां लिखेंगे सूत्र से एक फॉर्मूला आपको बताया गया था कि P जो है ये V² अपॉन R के इक्विवेलेंट है। तो जब V² निकालना रहेगा तो कितना होगा, P इंटू R, और जब V निकालिएगा तो अंडर रूट P इंटू R। यही आपको V निकालना है, विभवांतर। तब V का वैल्यू, P का वैल्यू कितना है 100 और R का वैल्यू कितना है 4। अब दोनों में से बाहर निकल जाएगा, 100 है तो कितना निकलेगा 10, 4 है तो 2। तब V बराबर कितना वोल्ट, 20 वोल्ट। विभवांतर आ गया आपका 20 वोल्ट। तो याद रखेंगे जिस चालक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है और उसका प्रतिरोध अगर 4 ओम है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, 20 वोल्ट का होगा। लिख लेंगे इसको। हो गया बालक। चलिए, तो आगे हम लोग आएंगे गतिशीलता पर। गतिशीलता नहीं हुआ था ना जी हम लोग में, हो गया बालक। चलिए, जिनका हो गया आगे हेडिंग दिया जाए गतिशीलता। हो गया बालक, हटा जाए इसको। तो याद रखेंगे अब हमको पढ़ना है गतिशीलता के बारे में। इसको कहा जाता है मोबिलिटी, गतिशीलता। मोबिलिटी, गतिशीलता क्या होता है समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे इसके बारे में। इसका मात्रक दिए थे हम टेस्ट वाले में, इसका मात्रक 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग निकालेंगे। पहले समझते हैं गतिशीलता को हम लोग डिनोट करेंगे म्यू से, और इससे आप परिचित है क्योंकि बहुत जगह यूज हो चुका है। अभी हम लोग लाइट पढ़े थे तो वहां पर ये अपवर्तनांक में आया था। लाइट में हम लोग पढ़ रहे थे, इसको अपवर्तनांक नाम दिए थे। तो चिन्ह एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर गतिशीलता को म्यू से लिखेंगे, और ये होता क्या है बालक, तो ध्यान देंगे प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में जो आवेश का अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग को संवहन वेग भी कहा जाता है, लिखवाए थे, और उसका एक और नाम है अपवाह वेग। तो याद रखेंगे अपवाह वेग, संवहन वेग या अनुगमन वेग सब एक ही है। आपको पढ़ाया गया था कि इसको सूचित करने का तरीका VD होता है, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो याद रखेंगे प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में जो आवेश का, जो हमारा चालक का अनुगमन वेग होगा वही क्या कहलाता है, गतिशीलता। आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, मोबिलिटी लिखा हुआ है। तो मोबिलिटी जो लिखा हुआ है इमोबाइल शब्द से बना हुआ है। मोबाइल मतलब जो गति कर सकता है, जो माइग्रेट कर सकता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो याद रखेंगे प्रति इकाई क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो अनुगमन वेग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो लिखेंगे, परिभाषा लिखा जाए, लिखेंगे किसी इकाई विद्युतीय क्षेत्र में, किसी इकाई विद्युतीय क्षेत्र में
किसी इकाई विद्युतीय क्षेत्र में चालक के लिए अनुगमन वेग को गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। अब इसका एक दो और परिभाषा लिखेंगे, या करके एक और परिभाषा लिखा जाए। किसी चालक के अंदर, या करके एक और परिभाषा लिखना है, किसी चालक के अंदर प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, किसी चालक के अंदर प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेशों का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाता है। आवेशों का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाता है। आवेशों का अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाता है। हो गया बालक? या करके एक और परिभाषा लिखेंगे। किसी चालक के लिए अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया बालक? अब जितना आप लिखे हैं सब एक ही तरह का परिभाषा है, तरीका अलग है लेकिन फॉर्मूला वही है बालक। तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर हमको लिखना हो गतिशीलता के बारे में, तो आपने बोला सूचित करने का तरीका क्या रहेगा? म्यू। तो यहाँ पर गतिशीलता म्यू बराबर कितना होगा? ये होगा VD बटा में E। अब VD क्या है? अनुगमन वेग। E क्या है? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। जल्दी लिखे तो इसको। रोक देना थोड़ा सा, वीडियो को रोक है ना जी? तो जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी जाइए वहां पे जो भी होगा, हाँ हम लौटा देंगे। 102 दिन में हमको लौटा देंगे। देखो कैमरा चालू बना तो तारा खातिर जवाब भइल बा हमरा बेरे। चलिए, मोबिलिटी गतिशीलता में अभी हम लोग लिखे हैं कि VD अपॉन E। तो देखिए आप 3 परिभाषा 3 या 4 आपने लिखा है, तो ध्यान देंगे आप जो 3 लिखे हैं तो तीनों में देखिए बात वही कहा गया है। ठीक है, कहीं आप अनुपात के रूप में लिखे हैं, कहीं आप लिखेंगे प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अनुगमन वेग क्या कहलाएगा? गतिशीलता। तो सारा एक ही है बालक, अलग अलग नहीं है। अब इसका SI मात्रक है और विमीय सूत्र है, उसको लिखेंगे। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, गतिशीलता का पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, गतिशीलता का SI मात्रक
गतिशीलता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, गतिशीलता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, गतिशीलता का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र। सबसे पहले एसआई मात्रक निकालते हैं। तो यहां पर गतिशीलता को म्यू से लिखना है, ये होता है VD अपॉन ई। बताओ तो बुआ, अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है? म्यू तो यहाँ लिखा हुआ है, गतिशीलता को सूचित करने का तरीका होता है, म्यू कोई मात्रक नहीं है। हम यहाँ पर अनुगमन वेग का मात्रक आपसे पूछे हैं कि अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है। आप बताइए बालक, अनुगमन वेग का मात्रक क्या होगा? बैठ जाइए, लास्ट में जब बताइए अनुगमन वेग का मात्रक। वेग है तो मीटर प्रति सेकंड होगा। अब पूछा गया तो काफी पलटना चालू। यही साइंस के विद्यार्थी हैं, ठीक है। साइंस के विद्यार्थी का दिमाग सबसे आगे काम करना चाहिए, ठीक है। जितना पढ़ाई हो रहा है सब अपडेट होना चाहिए, जितना फॉर्मूला है, यूनिट्स वगैरह है, डायमेंशनल फॉर्मूला सब याद होना चाहिए। अब बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, आपको मात्रक नहीं मालूम है कि मात्रक क्या है गतिशीलता का, अनुगमन वेग का। वेग पीछे ही बताया था हमने कि वेग कह दिया केवल वृत्तीय या कोणीय नहीं होना चाहिए, ये रैखिक वेग है। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर वेग है तो वेग का हो गया मीटर प्रति सेकेंड, तो नीचे सेकेंड हो गया। और विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। नहीं अगर जानकारी है तो आप लिखेंगे E = F अपॉन Q, इसका न्यूटन होता है, इसका कूलम्ब, तो इसको न्यूटन प्रति कूलम्ब कह सकते हैं बालक। अब 4 स्टेप में हो गया। अब बताइए मीटर बटा में सेकेंड और कूलम्ब बटा में न्यूटन, तो इसको लिख सकते हैं कि मीटर सेकेंड इनवर्स 1, कूलम्ब न्यूटन इनवर्स 1 हो जाएगा ना बालक। चलिए ये हो गया। ये बहुत कम पूछा जाता है, कौन पूछा जाता है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक और मात्रक निकाल दे रहे हैं, म्यू बराबर, देखिए तो ये 4 को आप लिखे हैं ना जी। अब देखो साथे साथे लिखना चालू कर देगा, फिर पूछ देगा तो फिर ताकने लगेगा पीछे का है। ई वाला बहुत कम पूछा जाता है जो आप लिख रहे हैं, अभी जो बता रहे हैं वो देखिएगा वो पूछा जाता है अधिक। ये है आपका मीटर प्रति सेकेंड और नीचे है न्यूटन प्रति कूलम्ब, दिख रहा है बालक। हम क्या करेंगे, मीटर से गुना और मीटर से भाग कर देंगे। ये करने से क्या होता है तो देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड और न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, जो देख रहे हैं ना इसको जूल कहते हैं। तो जूल प्रति कूलम्ब 1 बटा में मीटर, ये मीटर नीचे ही है, केवल न्यूटन मीटर को जूल बना दिए, नीचे क्या है कूलम्ब है। अब आपको ये भी बता दे बालक कि मीटर प्रति सेकेंड और जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है। जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहिएगा, वोल्ट, पीछे पढ़ाए हैं आपको। अब बताइए 4 स्टेप में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा मीटर, नीचे हो जाएगा सेकेंड, मीटर ऊपर चला गया, वोल्ट नीचे रह गया। 1 2 3 4 पलटने का नियम मालूम है ना बालक, पहला चौथा पद ऊपर, दूसरा तीसरा पद नीचे रहता है। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1 वोल्ट इनवर्स 1। यही आपके टेस्ट में, ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप दोनों मात्रक लिख लीजिए बालक, दोनों लिख लीजिए। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा नीचे वाला। और जो बदल रहे हैं और जिनको जानकारी नहीं है कि सर कैसे कैसे चेंज हुआ है, तो याद रखेंगे, आप कहीं लिख भी सकते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं कि न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है और जूल प्रति कूलम्ब को क्या कहा जाता है, वोल्ट। यही ना दो को बदला है अलग। तो ये याद रखिएगा, जो नहीं जानते होंगे ये लिख भी लेंगे कि न्यूटन मीटर को जूल कहा जाएगा, जूल प्रति कूलम्ब को वोल्ट कहा जाएगा। एग्जाम में समय कम है, मन लगा के पढ़िए। जितना आप आने और जाने में मेहनत कर रहे हैं उससे कम ही मेहनत लगेगा पढ़ने में, ठीक है। घर पे
कम से कम आधा से 1 घंटा, आधा घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए, आधा घंटा सब्जेक्टिव के लिए आप समय दीजिए बालक। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक का जितना ऑब्जेक्टिव है उसको टच कीजिए। पहला यूनिट पढ़ा चुके हैं, अब पहला का सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बनाओ। दूसरा पढ़ा रहे हैं, दूसरा का अभी से ही क्वेश्चन टच करना शुरू करो। तुमको खुद फीलिंग होगा कि पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा है, कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन उसके लिए आधा घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। पहले आप कोई बुक नहीं, कोई गाइड नहीं, पहले क्वेश्चन बैंक आप रिवीजन कीजिए। बस यहीं पे रुक रहे हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे।